वेलकम दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड से हम चालू कर रहे हैं महाभारत, जो 1988 की जो सीरियल थी, जिसको बी आर चोपड़ा जी ने, लेजेंडरी डायरेक्टर बी आर चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था और उनके साथ उनके बेटे रवि चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। उस सीरियल के बारे में हम जानेंगे। एपिसोड बाय एपिसोड वी विल कम टू नो अबाउट द मेकिंग ऑफ महाभारत सीरियल ऑफ द ईयर 1988। मतलब उसके निर्माण के बारे में जो कहानियाँ हैं, जो उसके बारे में प्रसंग है, जो शूटिंग के बारे में रंजक कथाएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, और वो भी विस्तार से। उसकी कास्टिंग कैसे हुई, उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, वो सब चीज़ें हम इन एपिसोड्स में जानेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक का सिलेक्शन करने का मेरा इरादा यही है कि इस टॉपिक के ज़रिए हम जान सकते हैं कि एक अलग सी क्रिएटिविटी बनाने के पीछे कितना सारा थॉट प्रोसेस रहता है, कितनी सारी मेहनत रहती है, कितना एक इनोवेशन रहता है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर जान पाएंगे, वो भी एकदम डिटेल में। महाभारत जो सीरियल है 1988 की, जो पहला महाभारत हम कह सकते हैं टीवी इंडस्ट्री का, वो एक अलग ही अजूबा था। मतलब उसका जो क्रेज़ है वो आज भी जानकर, आज भी देखकर लोगों में एक रोमांच खड़ा होता है। तो वो जो सीरियल है उसके बारे में जानना, मतलब उसके हर एक एपिसोड तो हमने देखे हैं। टोटल 94 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे। हालांकि अगर देखा जाए तो 104 एपिसोड्स का प्रपोज़ल बीआर टीम ने दूरदर्शन को दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से सिर्फ 94 एपिसोड्स ही करने पड़े एंड में। तो उसके बारे में बहुत सारी रंजक कथाएं हैं। We will not talk about the Mahabharat story as a war story in these particular episodes, क्योंकि महाभारत की जो सारी कथाएं हैं वो आप सभी को पता है। जैसे कि बी आर स्टूडियोज़ की जो महाभारत 1988 सीरियल है, उसमें विस्तार से बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, दैट वी कैन वेरी वेल नो, बिकॉज ये जो एपिक है, जो महाकाव्य है, वो उसकी कथाएं एकदम मतलब विस्तार भरी है। दुनिया में जो कुछ नहीं घटा है, जो कुछ घटा है, ऐसी सारी चीज़ें इस भव्य कथा में है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा देती है, जीवन में आगे जाने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिश्ते नाते कैसे होते हैं, प्यार कैसा होता है, आदर भावना कैसी होती है, शत्रुत्व कैसा पैदा होता है, वो सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। मान अपमान, आदर सम्मान, सभी चीज़ें। तो इन अ वे अगर देखा जाए तो ये जो टोटल जो महाभारत सीरियल का जो टोटल विस्तार है, उनमें कई सारी कथाएं जो है, जो लघु कथाएं हम कह सकते हैं, वो शायद छूट गई होंगी। लेकिन 94 एपिसोड्स के हिसाब से बी आर टीम ने जो काम किया है वो तो लाजवाब है। उसके बारे में उनकी तुलना किसी और महाभारत सीरियल से भी नहीं हो सकती। हालांकि 2000 के बाद ऐसी बहुत सारी महाभारत सीरियल्स भी बनी थी, लेकिन वो मुकाम नहीं पा सकी जो महाभारत 1988 सीरियल ने पाया था। क्योंकि यू कैन से प्रोडक्शन तो था ही, लेकिन उसके बारे में जो रिसर्च किया हुआ था, पंडित नरेंद्र नाथ शर्मा थे, सुकटनकर थे, लेखक जो थे उसके डॉक्टर राही मासूम रज़ा, फिर उनकी जो प्रोडक्शन टीम के हेड थे डॉक्टर गोपी पेंटल, उनका बहुत सारा योगदान था। स्वयं बी आर चोपड़ा जी इसके डायरेक्टर थे। बहुत सारे एपिसोड जो शुरुआत के थे, 15 से लेकर 20 एपिसोड्स उन्होंने खुद डायरेक्ट किए थे। उनके बाद फिर रवि चोपड़ा जी ने टेक ओवर किया था डायरेक्शन में। तो इन सब का जो मैजिक था वो इसमें एक साथ उतारा गया था। तो सोचिए दोस्तों कि ये किस लेवल का मैजिक हमने देखा है अब तक के इन सालों में। ये तो मैंने बात की थी प्रोडक्शन, डायरेक्शन, फिर राइटिंग, कास्टिंग, इसके बारे में, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग। कास्टिंग की अगर बात करें तो उसके बारे में तो एक पूरा एपिसोड, आई एम ट्राइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी थिंग थ्रू दिस एपिसोड्स, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही एपिसोड नहीं करना चाहता। इसमें बहुत सारे एपिसोड्स लगेंगे, क्योंकि कास्टिंग के ऊपर ही इतना सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है कि वो चीज़ें जानकर ही आपके मन में रोमांच खड़ा हो जाएगा। तो
तो ऐसे सारे बहुत सारी रोमांचकारी चीज़ें इसमें भरी पड़ी है, सिर्फ कास्टिंग को लेकर ही। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, सेट्स, उसके अलावा भी जो कास्टिंग में जो सारे अभिनेताओं ने जो अपना योगदान दिया था वो एक अलग ही लेवल का था। क्योंकि इस हर एक कैरेक्टर के बारे में, हर एक कास्टिंग के बारे में, हर एक अभिनेता ने जो अपना प्रयास दिया था, अपना जो पूरा सहयोग दिया था, खुद को झोंक दिया था, वो चीज़ें भी बहुत सारी प्रेरणादायक है। तो हम आने वाले एपिसोड्स में यही जानने वाले हैं कि ये सब चीज़ें कैसी थी, महाभारत ये क्या रसायन था, क्या मतलब उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द BR टीम। BR टीम क्या थी, खुद BR चोपड़ा जी क्या थे। BR चोपड़ा जी का विजन वास्ट था, मतलब उनकी अगर फिल्में देखी जाए, कानून, राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार जी की लेजेंडरी फिल्म, उसके बाद वक्त जिसमें राजकुमार, शशि कपूर, सुनील दत्त जी थे, बलराज साहनी थे। वक्त की जो 1965 की जो लेजेंडरी मूवी थी, उसके बाद धुंध आप कह सकते हो। धुंध एक बहुत ही लाजवाब फिल्म थी जिसमें डैनी का एक बहुत ही फेरोशियस ऐसा रोल था। जीनत अमान जी थी, संजय खान जी थे। उसके बाद हम कह सकते हैं द बर्निंग ट्रेन, अवाम, ऐसी बहुत सारी फिल्में जो बड़े लेवल की उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो एज अ लेजेंडरी डायरेक्टर उनकी एक रेपुटेशन तो बनी हुई थी, लेकिन कई उनके मन में एक इच्छा थी कि महाभारत जैसा सब्जेक्ट वो करना चाहते थे। बट उन दिनों, सी दिस इज़ नाउ 2023, ईयर 2023, लेकिन उन दिनों जो थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड 80s, जो प्रसारण के माध्यम थे वो तो एक था सिनेमा, दूसरा था प्लेज मतलब नाटक, और तीसरा था टीवी। लेकिन टीवी भी समवेयर अराउंड 80s के शुरू में चालू हुआ था इंडिया में। मतलब शुरुआत की अगर 1982 की सीरियल अगर मैं सोचूं तो हम लोग थे, हम लोग। उसके बाद बुनियाद एक सीरियल आई थी। बुनियाद इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेटेड सीरियल ऑफ टीवी इंडस्ट्री, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये टीवी इंडस्ट्री की शोले थी, बुनियाद सीरियल उस वक्त की। आई एम टॉकिंग अबाउट 1986, दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर आई रामायण से पहले मेरे ख्याल से विक्रम और बेताल आई थी, विक्रम और बेताल, जिसमें पुनीत इस्सर भी थे, अरुण गोविल भी थे। दैट वाज लाइक 30 एपिसोड के, हर एक डिफरेंट एपिसोड्स थे। क्योंकि विक्रम बेताल की जो हम बात सुनते हैं कि हर बार बेताल एक नई स्टोरी सुनाते थे, फिर उसका जवाब देने पर विक्रम जब उसका जवाब देते थे तब बेताल उड़ के पेड़ पे उल्टे लटकते थे। तो वो हर एक एपिसोड के लिए हर एक अलग अलग ऐसी स्टोरी थी। तो ये सब स्टोरीज थी। तो दूरदर्शन पे तभी दूरदर्शन हुआ करता था, एक ही चैनल। तो दूरदर्शन पे टीवी सीरियल्स के हिसाब से ये सब सीरियल्स हम देख पाते थे। तो इट वाज अराउंड 8 to 10 ईयर्स जब ये दूरदर्शन और सीरियल्स का मैजिक इंडिया में चालू हुआ था, भारतवर्ष में चालू हुआ था। इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। तो उससे पहले प्लेस थे, सिनेमा थे, लेकिन जो महाभारत बनाने के लिए जो मीडियम था, अपार्ट फ्रॉम सिनेमाज एंड प्लेज, वो कम पड़ रहा था। क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट था, बड़ा था, कि उसे 3 घंटों में सिमटना एक चैलेंज था, और वो सिमट भी नहीं सकता था, इतना बड़ा सब्जेक्ट था वो। तो उसके लिए फिर BR चोपड़ा जी ने सीरियल्स का माध्यम चुना, जो उस समय बहुत ही नया था। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बड़े सब्जेक्ट को एक बड़ा व्यासपीठ दिया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, BR प्रोडक्शन के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं एक झलक दे दूं कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग के बारे में इतनी सारी इंटरेस्टिंग कथाएं हैं कि मुकेश खन्ना, जो पहले अर्जुन या फिर द्रोणाचार्य जी का रोल करने वाले थे, वो कैसे भीष्म पितामह इस सीरियल में बने। पुनीत इस्सर, जिनको भीम का रोल ऑफर किया था, वो कैसे बाद में जाकर दुर्योधन बने। अर्जुन के रोल में फिरोज़ खान कैसे कास्ट हुए। फिर कुफी पेंटल, जो कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे इस पूरे यूनिट के, वो कैसे मामा शकुनी बने। सुरेंद्र पाल एज अ द्रोणाचार्य कैसे इस सीरियल में आए। उसके बाद प्रवीण कुमार जो है, जो नेशनल लेवल के जो मेडल विनर हैं भारत के लिए, वो कैसे भीम के रोल में आए। तो ये सारी रंजक कथाएं हैं
कास्टिंग के बारे में, उसके बारे में विदुर का रोल जो वीरेंद्र राजदान ने किया था, लेजेंडरी एक्टर, उनकी आवाज़ की एक अलग ही रीच थी, तो उन्होंने वो रोल कैसे निभाया। नीतीश भारद्वाज जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का रोल निभाया था, वो इस सीरियल में कैसे कास्ट हुए, जो पहले इन सारे इक्वेशंस में नहीं थे। आपको बता दूं, ये जो कैरेक्टर्स थे, सारे जो कास्टिंग के लिए जो अभिनेता चुने गए थे, वो शुरुआत में उस रोल के लिए कंसिडर नहीं किए गए थे। बहुत ही कम एक्टर्स ऐसे थे जिनको उन रोल्स के लिए सोचा गया था और एंड में उन्होंने वो रोल निभाया। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको उस रोल के लिए शुरू में कंसिडर ही नहीं किया गया था, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा इक्वेशन बना कि फाइनली हमने जो महाभारत 1988 सीरियल देखी, जिसमें जो कैरेक्टर ने जिस रोल को निभाया वो कैसे उस रोल तक आ पाया, ये चीज़ें भी बहुत सारी रंजक है। लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। पहले हम जानेंगे इस सीरियल के बेसिक्स के बारे में, मतलब बीआर टीम और ये महाभारत सीरियल कैसे बनी, उन चीज़ों के बारे में। तो हमने जाना था बीआर चोपड़ा जी का विजन क्या था, उन्हें इस सीरियल को किस ढंग से बनाना था। उन्हें फिल्मों का जो ड्यूरेशन था 2.5 से लेकर 3 घंटे तक का, उसमें ये बड़ा जो स्टोरी है महाभारत का वो फिट नहीं हो सकता था। प्लेज जो थे, नाटक, थिएटर, वो एक लिमिटेड प्रेक्षक वर्ग के लिए थे, उसका उतना बड़ा रीच नहीं था जितना सिनेमा और अभी के ज़माने में 80s में जो दूरदर्शन या फिर टीवी माध्यम का जो रीच था, उतना प्लेस का रीच नहीं हुआ करता था। बिकॉज प्लेस का ऐसा था, वो शौकीन लोगों के लिए था, मतलब जो नाट्य रसिक जिन्हें कहते हैं, जो थिएटर में जाके वो पर्टिकुलर प्ले देखा करते थे। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ एलीट कैटेगरी जो प्लेस के बारे में हम बात करते हैं। तो रीच के बारे में अगर सोचा जाए तो सिनेमा की तो सबसे बड़ी रीच थी, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत कम था। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें ये महाभारत का पूरा सब्जेक्ट समा जाए? तो बीआर चोपड़ा के लिए फिर ये टीवी माध्यम का जो सोर्स था वो इसके लिए परफेक्टली सूट हो रहा था। तो उन्होंने वही डिसाइड किया था कि जो महाभारत सीरियल जो मैं बनाऊंगा वो टीवी माध्यम से ही बनाऊंगा। इससे पहले उन्होंने बुनियाद की सक्सेस देखी थी, रामायण जो उस समय जब महाभारत जो था वो प्री प्रोडक्शन में था, तभी रामायण की एक अलग ही सक्सेस स्टोरी चल रही थी। इट वाज गेटिंग टेलीकास्ट ऑन दूरदर्शन इटसेल्फ इन दोज डेज, जब महाभारत का प्री प्रोडक्शन का वक्त चल रहा था। तो ऐसे समय में उन्होंने टीवी माध्यम ही चुना इस सीरियल को बनाने के लिए, इस बड़े सब्जेक्ट को बनाने के लिए। अगर इसके बारे में अगर क्रेज़ जो पता चलती है, अब आप बीआर चोपड़ा जी की किसी भी फिल्म की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो महाभारत की जो पंक्तियां हैं, जो भगवत गीता की पंक्तियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाई है, उन पंक्तियों से वो विजुअल स्टार्ट होता है उनकी किसी भी फिल्म का। आप देखिए तो उसके बाद फिर उनके टाइटल्स आते हैं, टाइटल गीत आता है और उसके बाद फिल्म दिखाई जाती है। तो महाभारत का कहीं ना कहीं जो टच था वो बीआर चोपड़ा के विद इन था ही, कि इस कथा को कहीं ना कहीं हमें बनाना है। तो उसके लिए जब उन्होंने प्रपोजल सबमिट किया, उसके बारे में शुरू में रिसर्च हुई। इट टुक अराउंड 4 years, 4 साल लगे रिसर्च के बारे में। पुणे में जो भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जी हाँ, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इस सीरियल का एक बड़ा रिसर्च सोर्स था। उसके जो अराउंड 100 के ऊपर जो खंड थे महाभारत के विविध कथाओं के बारे में, अराउंड 130+ खंड होंगे इन स्टोरीज के बारे में। वो जो खंड थे उसके बारे में टोटल रिसर्च किया गया था कि हर एक स्टोरी, हर एक कास्ट, हर एक पात्र जो है महाभारत के अंदर, उसकी अपनी एक क्या स्टोरी है, और जब वो सारे पात्र एक साथ आ जाते हैं तो उनका एक दूसरे से मिलकर वो स्टोरी कैसे आगे बढ़ जाती है। तो पूरा रिसर्च किया गया था, हर एक पात्र का जन्म कैसे हुआ, उसका जीवन कैसे गुजरा, और महाभारत टिल द एंड जो भी जिन पात्रों ने महाभारत युद्ध में भाग लिया, फिर उनका एंड कैसे हुआ, उनका वध कैसे हुआ, या फिर वो कैसे जीवित रहे, इस बारे में पूरा रिसर्च किया गया था। पंडित नरेंद्रनाथ शर्मा और उनकी टीम जो थी, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर आती है बात राइटिंग की। राइटिंग में अगर देखा जाए तो डॉक्टर राही मासूम रजा इस सीरियल के राइटर थे।
फिर अगर नरेशन की बात की जाए, निवेदन की, तो हरीश भीमानी जी जो थे, जिन्होंने समय के लिए अपना आवाज़ दिया था, तो वो इसके नरेटर थे। फिर म्यूज़िक के बारे में अगर बात की जाए तो राज कमल जी ने इसके लिए एक अलग सा म्यूज़िक दिया था। म्यूज़िक महाभारत 1988 सीरियल का जो म्यूज़िक था दोस्तों, वो एक अलग ही म्यूज़िक था। अगर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा तो हर एक पात्र के लिए हर एक ट्यून की म्यूज़िक तो थी ही, लेकिन हर एक प्रसंग, जबकि आप देखे जाए तो श्री कृष्ण कर्ण का जो संवाद है उसके लिए एक अलग म्यूज़िक था। कर्ण कुंती का जो प्रसंग था उसके लिए एक अलग म्यूज़िक था। भीष्म पितामह जब उनको बाणों की शैया मिली थी तब के लिए एक अलग म्यूज़िक था। कर्ण और अर्जुन का जो द्वंद्व था और जिसमें कर्ण की बाद में मृत्यु हुई थी, उसके लिए एक अलग म्यूज़िक था। तो ये सारे जो प्रसंग थे, इवन द्रौपदी वस्त्रहरण, द्यूत क्रीड़ा, फिर उससे पहले जो लाक्षागृह का जो सीन था, इन सब के लिए अलग अलग म्यूज़िक था। इनमें गाने भी बहुत सारे सुमधुर थे, जो भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा जो थी उनके बीच में जो प्रेम भावना का जो गीत था वही बहुत अच्छा था। फिर श्री कृष्ण रुक्मिणी, इनके बारे में जो गीत था वो भी बहुत अच्छा था। फिर महाभारत युद्ध के बारे में जो गीत था, जब सारे योद्धा रणभूमि में आते हुए दिखाए गए थे, वो भी एक बहुत ही अच्छा गीत था। फिर पांडव जब वनों में भटक रहे थे तो उनके बारे में जो गीत था वो भी बहुत रंजक था। तो ऐसे बहुत सारे गीत जो थे राज कमल जी ने उस सीरियल के लिए निर्माण किए थे। हर एक कास्ट के लिए अलग अलग उन्होंने म्यूज़िक दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। मतलब अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग के बारे में हम तो बाद में करने ही वाले हैं, लेकिन जो बैक स्टेज जो टीम काम कर रही थी बैक ऑफिस में, राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, म्यूज़िक, राइटिंग, वो चीज़ें भी बहुत सारी रंजक हैं। तो बात करते हैं डायरेक्शन की। ये जो महाभारत सीरियल थी वो डायरेक्ट की थी 94 एपिसोड्स के लिए, 94 एपिसोड्स के लिए। इनमें शुरू के जो एपिसोड्स थे से अराउंड 15 to 20 एपिसोड्स जो थे रफली, जिसमें पूरा श्री कृष्ण जन्म और उनके बड़े होने तक, कंस वध हो जाने तक, वो जो एपिसोड्स थे वो B.R. चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किए थे। और उसके बाद के एपिसोड्स, मतलब अराउंड जब पांडवों की और कौरवों की उनकी बाल्य अवस्था में जो एंट्री होती है इस सीरियल में, वो जो एपिसोड्स थे उसके बाद के, वो पूरे रवि चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किए थे। इसकी सिनेमेटोग्राफी जो थी वो संभाली थी धर्म चोपड़ा जी ने, जो चोपड़ा खानदान के ही एक मेंबर थे। तो डायरेक्शन में ऐसा था कि इट वाज अबाउट अ विजन। इसमें अभिनय के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं था। मतलब जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो दौर था 80s में, उसमें जो अभिनय के जो पैरामीटर्स थे, मतलब स्पेशली एक्टिंग, लार्जर देन लाइफ जो एक्टिंग की जाती थी, उसके लिए कोई स्कोप नहीं था। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा की, महाभारत जो था वो संस्कृत भाषा की देन थी, संस्कृत भाषा मेन थी। लेकिन अगर हम सामान्य जनता को अगर महाभारत समझाना चाहते थे तो उसके लिए कंटेम्पररी हिंदी भाषा, जो शुद्ध हिंदी भाषा है, उसका ही प्रयोग करना अच्छा रहता, जिसके वजह से जो महाभारत का सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा एक सामान्य आदमी, सामान्य जनता को पता चलता। तो कंटेम्पररी हिंदी के लिए हिंदी शुद्ध भाषा का उस कैरेक्टर का बोलना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद अभिनय के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें एक सहज भाव जो हम कहते हैं, जो पैरेलल सिनेमा में हम देख सकते हैं, जो आर्ट सिनेमा में हम देख सकते हैं, समवेयर अराउंड नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी जी की, पंकज कपूर जी की जो मूवीज़ थी पैरेलल सिनेमाज या फिर आर्ट सिनेमाज, उसमें हम देख सकते हैं कि जो सहज भाव होता है, जो एक्टिंग लगती ही नहीं है, जो हम रियलिज्म की तरफ मुड़ते हैं, उस टाइप का एक्टिंग का ऑरा इन्हें चाहिए था। सो इट वाज नॉट लाइक कि जो 80s में जो हिंदी फिल्मों में जो लार्जर देन लाइफ जो एक्टिंग की जाती थी, वो एक्टिंग की रिक्वायरमेंट इस महाभारत में नहीं थी। सो ये दो चीज़ें थी, एक तो शुद्ध हिंदी भाषा में बात करना, मतलब उसके बारे में ये करना, और दूसरा था अपना हिंदी अभिनय का सहज भाव। तो ये दो चीज़ों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो डायरेक्शन जो था तो इसके बारे में, इसके इर्द गिर्द घूम रहा था। तो B.R. चोपड़ा जी ने शुरुआत के जो सीन्स थे वो डायरेक्ट किए थे।
उसके बाद फिर आगे जाकर रवि चोपड़ा जी ने टेक ओवर किया था। तो डायरेक्शन के बारे में ये सब चीज़ें थी, जिसमें आगे जाकर बी आर चोपड़ा ने खुद माना था कि बाद में जो एपिसोड्स रवि चोपड़ा जी ने, उनके बेटे ने जो डायरेक्ट किए थे वो लाजवाब थे। तो डायरेक्शन में मतलब जो योगदान जो होना चाहिए वो दोनों ने दिया था। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च टीम की, जिसमें आते हैं पंडित नरेंद्रनाथ शर्मा और उनकी टीम, जिन्होंने भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पुणे बेस्ड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, जिसमें उन्होंने इन महाभारत के स्टोरीज़ के पूरे जो खंड थे, जो भी एपिसोड्स थे, उनके बारे में रिसर्च किया था। तो ये जो रिसर्च थे वो स्पेसिफिक थे, क्योंकि सारी जो कथाएं हैं वो एक साथ समेट कर दिखा नहीं सकते थे। तो उसमें सिलेक्टिव जो कथाएं हैं जो इस पूरी कथा को आगे ले जा सकते हैं, ऐसे सिलेक्टिव प्रसंग ही इसमें उन्होंने चुने थे। तो उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया गया था 4 सालों तक, कि कौन सी स्टोरी के बारे में कितना ये है, उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया था हर एक कैरेक्टर को लेकर। तो उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च होने के बाद फिर राइटिंग की जिम्मेदारी कौन संभाले। तो बहुत सारे कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स थे उनको खंगाला गया था कि इसका राइटिंग कैसे किया जाए। बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स भी थे, लेकिन उस समय में डॉक्टर राही मासूम रज़ा, जिन्होंने इस सीरियल का राइटिंग किया था, वो दूर दूर तक कहीं इस सीन में नहीं थे। और जब उन्होंने इस सीरियल के राइटिंग के बारे में बीआर टीम से बात की थी, तब उनको भी कहा गया था कि आप राइटिंग का कुछ ऐसा सैंपल लेके आइए जिससे मतलब इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये सीरियल ही अलग थी, इसका राइटिंग ही अलग था, तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते थे। तो उनको भी कहा गया था कि आप इसके लिए राइटिंग का एक कुछ नमूना कुछ सुनाइए इसके बारे में। तो शुरू में डॉक्टर राही मासूम रज़ा जो थे, उन्होंने इस सीरियल के विजन के बारे में सोचा कि अगर इस सीरियल को अगर बनाना है तो उसको एक कॉन्सेप्ट में ब्लेंड करना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट हो सकते थे व्यास मुनि, जिन्होंने ये कथा एक्चुअल में लिखी थी। लेकिन व्यास मुनि को अगर देखा जाए तो उसके लिए एक कैरेक्टर चाहिए था। फिर अगर हमें कैरेक्टर नहीं दिखाना है तो दूसरी कौन सी चीज़ थी? तो वो थे श्री गणेश जी, जिन्होंने वो कथा लिखी थी। अगर आप महाभारत के बारे में जानते हो तो व्यास मुनि जी ने वो कथा बताई थी और श्री गणेश जी ने वो कथा लिखी थी। तो श्री गणेश जी भी इस कथा के नरेटर बन सकते थे, लेकिन अगेन वन ऑफ द कैरेक्टर इसके लिए चाहिए था। फिर जाकर उन्होंने इसके बारे में और गंभीरता से सोचा, तो उन्हें पता चला कि अगर समय को अगर मैं इस कथा का निवेदक बनाऊं, इस कथा का नरेटर बनाऊं, तो ये चीज़ें जो है बहुत ही डीपली समझी जा सकती है। क्योंकि महाभारत जो कथा है उसका कहीं ना कहीं जो शुरू जो होता है वो भीष्म पितामह जो देवव्रत थे अपने बाल्यावस्था में, वहाँ से लेकर उनकी बाणों की शैया तक, ये पूरा जो जनरेशन है उनका, उन्होंने पूरा 4 से 5 जनरेशन कवर किए थे भीष्म पितामह जी ने। मतलब राइट फ्रॉम चित्रांगद विचित्रवीर्य से लेकर जो उनके बाद की जनरेशन थी, वहाँ से लेकर अभिमन्यु तक, अभिमन्यु या फिर उसके अभिमन्यु जी के जो बेटे थे परीक्षित, उनके जन्म तक उन्होंने वो पूरा कालखंड कवर किया था। तो वो पूरा कालखंड एक समय के द्वारा अगर हम दिखा सके तो उस कंसेप्ट पर उन्होंने काम किया। और जो शुरू में जो उन्होंने राइटिंग का जो मार्वल बीआर टीम के सामने जो प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो पहली लाइन थी, मैं समय हूँ, और ये जो लाइन थी वो उस टाइम सभी टीम को भा गई थी, मैं समय हूँ। और उसके बारे में जो सिचुएशन का जो नरेशन था समय की आवाज़ में, समय जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उस हिसाब से समय का टोन नहीं था। समय का टोन एक धीर गंभीर आवाज़ में था जो स्लो मोशन में थी, और उसका आवाज़ ही कुछ मृदुल था, कुछ अजब ही मैजिकल काइंड ऑफ आवाज़ था उसका। तो उस आवाज़ के लिए वो रिक्वायरमेंट थी। तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने मैं समय हूँ इस शुरुआत से अपने राइटिंग का जो नमूना था वो बीआर टीम के सामने पेश किया, और वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने जो धर्म की सीमाएं हैं वो लांघ कर पूरा राइटिंग का जो जिम्मा था वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा के कंधों पर दे दिया था, क्योंकि उन्होंने लिखा ही उतना अच्छा था।
राइटिंग के बारे में अगर सोचा जाए तो ये कंटेम्प्रेरी शुद्ध हिंदी में लिखा जाना था, उसमें उर्दू शब्द का या फिर दूसरे कोई शब्द का उपयोग होना लाजमी नहीं था, तो उसके लिए शुद्ध हिंदी वाले वर्ड ही चाहिए थे। दैट वाज अ बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटिंग। तो उसके ऊपर डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने डीपली वर्क किया। तो ये था राइटिंग के बारे में। म्यूज़िक के बारे में अगर सोचा जाए तो उसके बारे में तो मैंने बताया था कि म्यूज़िक डायरेक्टर राज कमल ने कैसे अलग तरह का म्यूज़िक इस सीरियल को दिया था। तो ये था पूरा प्री प्रोडक्शन के बारे में। अब इसके बारे में आगे जाकर सुनते हैं उसके कास्टिंग का दायरा कैसा था, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में कैसा रिसर्च किया गया था, गुफी पेंटल जी ने कैसे उसके बारे में अपना रिसर्च आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों अगर बात करें गुफी पेंटल जी की, तो गुफी पेंटल जी शुरू में आर्मी में थे और आर्मी के बाद उन्होंने अभिनय के लाइकनेस के ज़रिए उन्होंने बीआर टीम को ज्वाइन किया। शुरू में उन्होंने कुछ प्लेज भी किए थे, प्लेज और सिनेमा में उन्होंने अपना अभिनय का जौहर आजमाया। फिर लेटर जाकर उनके जो गुण थे वो देखकर बीआर टीम ने उनको अपने पास ज्वाइन होने के लिए ऑफ़र दिया। तो उनके साथ ज्वाइन होने के बाद गुफी पेंटल जी ने बीआर टीम के लिए बहुत सारे फिल्मों में योगदान दिया। कुछ में डायरेक्शन का काम संभाला, कुछ में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम संभाला, कुछ में अभिनय किया। तो शुरू से वो बीआर टीम से जुड़े हुए थे और जब उन्हें महाभारत सीरियल के प्रोडक्शन डिज़ाइन की जिम्मेदारी दी गई थी तब उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि तब तक कास्टिंग डायरेक्टर या फिर प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का फील्ड तो था, लेकिन तब तक अभिनय इंडस्ट्री में, फिल्मी जगत में या फिर इवन सीरियल के जगत में कास्टिंग डायरेक्टर का कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पद नहीं हुआ करता था, कोई ऐसा अलग से ऐसा कोई आदमी नहीं लगता था उसके लिए। तो महाभारत इट इज़ वन ऑफ द पायनियर ऑफ द सीरियल और फिल्म इंडस्ट्री का, जो अभिनय क्षेत्र का जो पायनियर कह सकते हैं, जिन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर का कंसेप्ट शुरू किया, जिसके लिए हर एक कास्ट को रखने के लिए एक अलग से कास्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। उससे पहले फिल्मों में डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर वो ही कास्टिंग किया करते थे कि हमारे फिल्म में मेन हीरो, फिर हीरोइन से लेकर विलन तक का, या फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट, या फिर माँ के रोल में, पिताजी के रोल में, साइड रोल में कौन से कास्ट को उसमें रखना है। तो वो पहले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स या फिर लीड एक्टर्स जो थे, जिनका दबदबा हुआ करता था, वो किया करते थे। लेकिन महाभारत सीरियल से ये ट्रेंड शुरू हुआ कास्टिंग डायरेक्टर खास उस चीज़ के लिए रखना, क्योंकि कास्टिंग वाज ए ह्यूज थिंग। जो फिल्में हुआ करती थी, जो बड़े बड़े सीरियल्स हुआ करते थे, उसके लिए जो कास्ट लगती थी उसका पैमाना भी बहुत बड़ा हुआ करता था, और वो पर्टिकुलर रोल को निभाने के लिए ऑडिशंस, पूरे उसके फाइनलाइजेशन, उसका जो सिलेक्शन था प्रोसेस, वो सब कंडक्ट करने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर होना एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम हुआ करता था। तो वहाँ से कास्टिंग डायरेक्शन की जो इम्पोर्टेंस थी वो शुरू हुई। तो बीआर टीम से शुरू से जुड़े होने के कारण गुफी पेंटल इस चीज़ को बहुत बारीकी से जानते थे कि ये जो महाभारत सीरियल है वो एक अलग सीरियल बनने वाली थी। इट वॉज नॉट वन ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि महाभारत का पैमाना बड़ा तो था ही, लेकिन वो एक अलग लेवल का एक महाकाव्य था, एक एपिक था। तो उसकी जो ट्रीटमेंट थी, उसके जो कैरेक्टर्स थे, उसका जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली अलग था। ये बात सभी जानते थे, राइट फ्रॉम द डायरेक्टर्स टू प्रोड्यूसर्स टू राइटर्स टू कास्टिंग डायरेक्टर्स टू म्यूज़िक डायरेक्टर, इवन द एक्टर्स। तो ये जो पूरी टीम थी महाभारत की, वो ये चीज़ जानती थी कि ये कितना अलग होने वाला है। ये जो चीज़ है महाभारत जो हम बनाने जाने वाले हैं, जो ये महाकाव्य है, एपिक है, वो कितना बड़ा होने वाला है। ये बाकी के जो सीरियल के निर्माण है उनसे ये कितना अलग, कितना इनोवेटिव होने वाला है। तो उसके ऊपर, उसके कास्टिंग के ऊपर, उसके प्रोडक्शन डिज़ाइन के ऊपर काम करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जो गुफी पेंटल ने बहुत ही खूबी से निभाई। दोस्तों, ये जो स्केल है महाभारत का, उसे निभा पाना ये कोई आसान चीज़ नहीं है।
इसमें अगर फेलियर हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था, फिनेंशियल भी और एग्जीक्यूशन के हिसाब से भी, जिसमें टाइम, मनी, एनर्जी सभी चीज़ें लगती हैं। तो ये बहुत ही कट टू कट लेवल का एक जो काम रहता है, जिसमें बहुत सारे हिसाब करने होते हैं, बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट, वर्कलोड, डेडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो वो सभी चीज़ें गुफी पेंटल ने बहुत ही बाखूबी से निभाई। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में अगर सोचा जाए, जो रथ थे, जो सेट्स थे, सिंहासन थे, जो आउटडोर शूटिंग के जो इवन जो सेट्स थे, जो जंगलों में जो सेट्स बनाए गए थे वो सेट्स, फिर उनके आयुध, जो दिव्यास्त्र से लेकर जो धनुष थे, रथ थे, उनके जो पहनावा था पूरा, हर एक कैरेक्टर का मुकुट से लेकर मुकुट, फिर उनके केश, फिर उनका पूरा वो जो वस्त्र जो पहनते थे, धोती से लेकर पूरे जो अंग वस्त्र थे, हर एक कैरेक्टर के अलग अलग थे, अलग अलग कलर में थे। तो वो पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन संभालना बहुत बड़ी बात थी उन दिनों, क्योंकि ये बहुत ही नया कंसेप्ट था, बड़े पैमाने पे था। उसके बाद हर एक कैरेक्टर पे काम करना, उसका ऑडिशन लेना, कास्टिंग वाज अ ह्यूज थिंग, जो कास्टिंग डायरेक्टर गुपी पेंटल जी ने संभाला था। महाभारत का जो भी कैरेक्टर था उस सब के लिए ऑडिशन दिया गया था, हर एक कैरेक्टर से ऑडिशन लिया गया था, वेदर इट वाज एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर, एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट जो फिल्मों में, सीरियल्स में काम किया करते थे, या फिर जो नए नए आर्टिस्ट जो उसमें आए थे, उन सब का ऑडिशन लिया गया था। इट वाज नॉट लाइक कि भाई तुम हो, तुम भीष्म पितामह जी का रोल कर लो, तुम हो, तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा है तो तुम द्रोणाचार्य जी का रोल कर लो, ऐसा कहीं पर भी नहीं किया गया था। हर एक कैरेक्टर के लिए, वो यूनिक दिखने के लिए, हर एक एक्टर जो था, हर एक आर्टिस्ट जो था, उससे ऑडिशन लिया गया था। तो उस ऑडिशन में जिसका उस कैरेक्टर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था, उस वहाँ तक जो पहुँच सकता था, वो बेंचमार्क तक जो पहुँच सकता था, उस कैरेक्टर को उसमें फाइनल किया गया था। तो ये जो चीज़ें थी वो कास्टिंग में थी। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे के एपिसोड्स में, क्योंकि कास्टिंग हर एक चीज़ जो थी, हर एक कैरेक्टर के बारे में एकदम डिटेल में थी। वो हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ही रंजक हो जाता है, जिसमें गुफी पेंटल जी बहुत डीपली जुड़े हुए थे। फिर हम लास्टली इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में, जो किया था हरीश भिमानी जी ने। हरीश भिमानी जी इंजीनियरिंग की पदवी पा चुके थे, लेकिन उनका मन था आवाज़ की दुनिया में। उनकी आवाज़ तो यूनिक थी ही, लेकिन उनको एक क्रेज़ था कि ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू वो अपने आवाज़ को एक अलग लेवल पे लेके जाए। तब के जो एस्टेब्लिश जो साउंड आर्टिस्ट थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत अच्छा सहयोग देकर उनको मोटिवेट भी किया था। तो ऐसे ऐसे करके वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में उनके आवाज़ में जब वो ऑडिशन देने गए थे तब वो रिजेक्ट हुए थे। तभी एट द सेम टाइम, देखो भाग्य की भी बात कैसी होती है, एट द सेम टाइम महाभारत में समय की रिक्वायरमेंट थी। जो नरेटर था महाभारत के सीरियल का, जो स्पेशली डॉक्टर राही माजूम रज़ा ने इन्वेंट किया था, कि समय का जो कॉन्सेप्ट है वो इस महाभारत सीरियल को अच्छी तरीके से नरेशन दे सकता है। तो उस समय के लिए एक अलग आवाज़ की डिमांड थी, और हरीश भिमानी जो थे वो अपने प्रोग्राम्स में अपने आवाज़ के थ्रू अपना जौहर दिखा रहे थे। तो ऐसे करके किसी प्रोग्राम में हरीश भिमानी जी को स्पॉट कर लिया गया था, और उनके बीआर टीम की तरफ से हरीश भिमानी जी को न्योता दिया गया ऑडिशन के लिए, कि समय के आवाज़ के लिए ऑडिशन दिया जाए। तो बेसिकली जो था, जैसे वो कंडक्ट हुए इस सीरियल के लिए हरीश भिमानी जी, तो उनकी स्टोरी पैरेलल चलती है राइटर डॉक्टर राही मासूम रज़ा जी के साथ, क्योंकि समय का जो कैरेक्टर था वो उन्होंने ही इस सीरियल में लाया था। तो एज अ राइटर उनके दिमाग में कुछ पैरामीटर्स फिक्स थे कि समय की आवाज़ कैसी होनी चाहिए, उसका बोलने का ढंग कैसा होगा, वो जो नॉर्मल आवाज़ जो होती है आदमी की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे अलग समय का आवाज़ कैसे होगा, समय इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करेगा। तो वो सब जो चीज़ें थी वो उन्हें समय के कैरेक्टर में, समय के निवेदन में, समय के नरेशन में उन्हें चाहिए थी। तो वो रिक्वायरमेंट उन्होंने हरीश भिमानी जी को बहुत डीपली बताई कि हमें ऐसे ऐसे हिसाब से नरेशन चाहिए समय के लिए। तो हरीश भिमानी जी ने उसके ऊपर काम भी किया। फिर कुछ ऑडिशन में, मतलब उनका सिलेक्शन तो हो चुका था,
लेकिन फिर भी आवाज़ जो फाइनल करनी थी समय के हिसाब से, उसके बारे में और भी डीपली ऑडिशन चल रहे थे। तो हरीश भिमानी जी ने अपने हिसाब से बहुत सारे तरीके आजमाए थे कि समय का आवाज़ कैसा लगे। अब ये तो कोई नहीं जानता कि समय का आवाज़ कैसे होगा। इट इज़ अगेन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस कि एक समय अगर आपसे बात कर रहा होगा तो वो कैसे उसका आवाज़ होगा। तो उन्होंने एक अपना विजुअलाइजेशन, अपना जो इमेजिनेशन जो था वो यूज़ किया, और समय का जो आवाज़ था वो धीमा रखा। मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, एक पेस के साथ बात कर रहा हूँ, जो हम रेगुलरली एक दूसरे से बात करते हैं, उस पेस को उन्होंने धीमा किया। मतलब समय का जो दिव्य वाणी, जो दिव्य आवाज़ जो चाहिए थी, उस आवाज़ के लिए उन्होंने वो पेस कम किया था। हरीश भिमानी जी के आवाज़ में एक जादू थी। जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, जो आवाज़ देते हैं, जो अपना ऑडियो विजुअल देते हैं, उनका आवाज़ एक अलग लेवल का होता है। जो हमारा रेगुलर आवाज़ होता है उससे कहीं ज़्यादा हटकर, मतलब जो एक्टर्स जो होते हैं, जो हीरो मटेरियल, विलन मटेरियल रहते हैं, वो लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज होती है, जो औसतन जो सामान्य जनता, सामान्य आदमी जो होता है उनसे हटकर होती है। वैसे ही आवाज़ की दुनिया के आर्टिस्ट का होता है, उनका आवाज़ भी हटके था। तो जैसे ही उन्होंने धीमे स्वर में समय का जो नरेशन था वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा को एक स्क्रिप्ट के थ्रू कथन करना शुरू किया, तब बात जमने लगी। वो धीमा स्वर समय के लिए जो उन्होंने सोचा था, वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा और PR टीम को भाने लगा कि यस, दिस टोन वी वांट, दिस पर्टिकुलर टोन वी वांट फॉर समय, बेसिकली टू लुक इट लाइक मोर डिफरेंट दैन द रेगुलर वॉइसेस। जो रेगुलर वॉइस होते हैं उससे ये टोन कुछ अलग लग रहा है, और हरीश भिमानी की जो आवाज़ है वो धीमे स्वर में समय के बराबर जा रही है। तो PR टीम जो थी, जिसमें BR चोपड़ा जी थे, रवि चोपड़ा जी थे, पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, सुखटनकर जी थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा थे, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर राजकमल थे। तो ये सब जो थे, उन्होंने हरीश भिमानी जी को इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए मोटिवेट किया कि आप धीमे स्वर में अपने दिव्य वाणी में बात की जाए। तो उसके ऊपर टेक्निकली भी काम किया गया। जो धीमा स्वर था उसको एक अलग टोन पे भी पहुंचाया गया था, टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से। जो उस समय के जो गैजेट्स थे या फिर जो एप्लीकेशंस थे, उसमें भी उस आवाज़ को एनहांस किया गया था। लेकिन जो 80% जो आवाज़ का जो जलवा था, जो मेहनत थी, वो पूरी हरीश भिमानी जी की थी। तो इस प्रकार से हरीश भिमानी जी ने अपने समय के किरदार को निभाया था। दोस्तों, ये जितने एक्टर्स का, जितने राइटर्स, डायरेक्शन का जो इसमें जो महत्व है इस सीरियल के पीछे, उसमें समय का जो कैरेक्टर था, समय का जो नरेशन था, उसका भी बहुत सारा योगदान है। जो दो प्रसंग है उनको जोड़ने का काम उस समय ने किया था कि मतलब सारा कुछ आप एक ही समय में एक ही एक्टिंग लेवल में नहीं दिखा सकते थे। तो जो दो प्रसंग थे उनको जोड़ने का काम जो था इस नरेशन ने किया था, जो हरीश भिमानी जी ने किया था। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट, जो मुझे अभी याद आया था, महेंद्र कपूर जी के बारे में। उनकी जो आवाज़ थी, महेंद्र कपूर लेजेंडरी गायक, जो पुराने ज़माने में हम उनके गाने सुना करते थे, बहुत ही दिव्य वाणी, जो महाभारत का जो स्वर हुआ करता था, महाभारत महाभारत महाभारत, और उसके बाद जो अथश्री महाभारत कथा, वो जो पूरा टाइटल सॉन्ग था, और जो दोहे थे, हर एक एपिसोड में 4-4 लाइंस के दोहे हुआ करते थे। ज़्यादा करके वो एपिसोड के एंड में आते थे। मतलब एक दोहा अगर मैं सुनाऊं तो, वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। अब मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो दोहा था, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, वो जो दोहे थे, जो प्रासंगिक दोहे थे, मतलब जो प्रसंग घटते थे, उसके बाद ये दोहा आता था, और जनरली एपिसोड के एंड में आता था। तो ये जो दोहा था उस प्रसंग को एनहांस करता था। तो ये जो दोहे गाए थे वो महेंद्र कपूर जी ने गाए थे। इसका जो टाइटल सॉन्ग था अथश्री महाभारत कथा, और एंड में पूरा एपिसोड हो जाने के बाद जो पूरे जो कास्टिंग के नाम आते थे, पूरे डायरेक्शन के नाम आते थे, पूरा जो क्रेडिट्स आते थे, तो वो जो पूरा सॉन्ग था वो
महेंद्र कपूर जी का उसके पीछे योगदान था। तो महेंद्र कपूर जिन्होंने राजकमल के साथ जो म्यूज़िक डायरेक्टर राजकमल जी के साथ उन्होंने ये पूरा संगीत का मामला बनाया था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो हम इस पहले एपिसोड में जान रहे हैं, प्री प्रोडक्शन, और जो पूरी महाभारत की जो सीरियल थी उसके पीछे की जो मेहनत थी, राइट फ्रॉम डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, म्यूज़िक, नरेशन, राइटिंग, संगीत, ये जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना है। इसके बाद के एपिसोड में हम जानेंगे कास्टिंग के बारे में, जिसमें गूफी पेंटल जी का जो हर एक कैरेक्टर के साथ जो मेहनत उन्होंने की थी वो कैसे रंग लाई, हर एक कैरेक्टर कैसे कैसे अपने रोल को पा सका, उस कैरेक्टर को उसने कैसे निभाया, ये सब हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। तो इस एपिसोड में हम बस यही रुकते हैं जिसमें हमने इसे महाभारत 1988 की जो सीरियल थी उसके जो प्री प्रोडक्शन की जो बातें थी उसके ऊपर एक उतना तो डिटेल में हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई है। तो आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हम आगे की जो एपिसोड्स है रिगार्डिंग कास्टिंग, आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सहयोग दें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।